BA पार्ट सेकेंड ईयर फ़िलासफ़ी पेपर सेकंड लॉजिक। मैं यूर फरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वेलकम बच्चों। हम लॉजिक के पेपर में लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने निरुपाधिक तर्क वाक्य, कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी के कंटिन्यूएशन में ही हम चल रहे हैं। अगला चैप्टर है इमीडिएट इन्फेरेंस, साक्षात अनुमान। अनुमान आप फर्स्ट ईयर में भारतीय दर्शन में प्रमाणों में अनुमान प्रमाण के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ अनुमान का अर्थ है एक या अधिक आधार वाक्यों से निष्कर्ष को निकालना। अनुमान के कई प्रकार होते हैं और पारंपरिक तौर पर अनुमान का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है। जैसा कि इस पेपर को स्टार्ट करते समय मैंने आपको बताया था कि अनुमान की प्रक्रिया जो है दो रूपों में चलती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव, निगमनात्मक और आगमनात्मक। ये अनुमान के दो वर्गीकृत रूप हैं। जो निगमनात्मक रूप है उसके भी दो रूप हैं, साक्षात और मध्याश्रित, इमीडिएट और मीडिएट। ठीक है। जो साक्षात अनुमान है उसमें हमने ये देखना है कि इसमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कितने आधार वाक्यों की आवश्यकता होती है। तो साक्षात अनुमान में केवल एक ही आधार वाक्य होता है और एक ही आधार वाक्य से निष्कर्ष को निकाला जाता है। और मध्याश्रित अनुमान यानी मीडिएट अनुमान, इसमें कम से कम दो आधार वाक्य होते हैं। तो साक्षात अनुमान और मध्याश्रित अनुमान में जो अंतर है वो आधार वाक्यों की संख्या को लेकर के ही होता है। ठीक है। प्रत्येक निगमनात्मक अनुमान, चाहे वो साक्षात हो या मध्याश्रित हो, वो पदों की व्याप्ति के नियम के अनुकूल होना चाहिए। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, टर्म्स वाले चैप्टर में, पद वाले चैप्टर में, जिसमें हमने पदों की व्याप्ति के बारे में चर्चा की थी। तो उस नियम के अनुसार यदि कोई पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे आवश्यक रूप से आधार वाक्यों में भी व्याप्त होना चाहिए। यदि निगमनात्मक तर्क में इस नियम की अगर अवहेलना हो जाती है तो वो अवैध हो जाता है। तो कोई भी वैध निगमनात्मक अनुमान जब हम करते हैं तो उसमें निष्कर्ष जो है वो अपने आधार वाक्यों से अधिक व्याप्त नहीं हो सकता है। यानी आधार वाक्यों में व्याप्त होना चाहिए लेकिन अधिक व्याप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो मैंने आपको अनुमान के दो रूप बताए, साक्षात अनुमान और मध्याश्रित अनुमान, तो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है वो है साक्षात अनुमान या इमीडिएट इन्फेरेंस, यानी जिसमें केवल एक ही आधार वाक्य होता है और जिसके आधार पर हम निष्कर्ष को निकालते हैं। तो साक्षात अनुमान के भी दो रूप हैं। एक तो है विरोधाश्रित अनुमान, इन्फेरेंस बाय अपोजिशन, और दूसरा है इडक्शन, निष्कर्षण। तो हम अब करेंगे निष्कर्षण पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि विरोधाश्रित अनुमान के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम इडक्शन की या निष्कर्षण की बात करेंगे।
यानी निष्कर्षण में आधार वाक्य और निष्कर्ष का अर्थ जो है वो एक जैसा होता है, उनमें केवल आकार का भेद होता है। और विरोधाश्रित अनुमान में आधार वाक्य निष्कर्ष अर्थ और आकार दोनों में ही भिन्न होते हैं, जैसा कि हमने इससे पूर्व गुण, परिमाण और व्याप्ति में चर्चा कर चुके हैं। तो साक्षात अनुमान के या इमीडिएट इन्फेरेंस के इसके हम और भी कई नाम हैं। अंतरानुमान भी कह सकते हैं, साक्षात अनुमान भी कह सकते हैं, अव्यवहित अनुमान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस अव्यवहित अनुमान के 3 रूप हैं: परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। परिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन जो है ये साक्षात अनुमान के स्वतंत्र प्रकार हैं, जबकि प्रतिपरिवर्तन जो है इन दोनों का ही एक मिश्रित रूप है। तो आइए हम सबसे पहले साक्षात अनुमान के पहले रूप कन्वर्जन पर चर्चा करते हैं, परिवर्तन पर। तो परिवर्तन में सबसे पहले हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है कि एक ही आधार वाक्य का जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करते समय केवल उसका उद्देश्य और विधेय को ही परस्पर बदल देते हैं, अर्थात उद्देश्य के स्थान पर हम विधेय को और विधेय के स्थान पर उद्देश्य को रख देते हैं, लेकिन वाक्य का जो अर्थ है वो नहीं बदलता, अर्थ वही रहता है। आधार वाक्य और निष्कर्ष का गुण भी समान होता है। यदि आधार वाक्य भावात्मक है तो निष्कर्ष भी भावात्मक होगा, यदि आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होता है। जहाँ तक इसमें संभव हो आधार वाक्य जो हैं और निष्कर्ष का जो परिमाण है वो समान होना चाहिए। जैसे यदि आधार वाक्य अपना सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, तो निष्कर्ष भी सर्वव्यापी होना चाहिए। इस तरह से यदि आधार वाक्य हमारा अंशव्यापी है तो निष्कर्ष भी अंशव्यापी होना चाहिए। हालांकि जो ए आकार का तर्क वाक्य है उसमें इस परिवर्तन के नियम का पालन नहीं किया जाता है। इसके अलावा पदों की व्याप्ति के नियम का भी पालन होना चाहिए। तो 4 प्रकार के आपको मैंने तर्क वाक्य के मानक आकार बताए थे, ए, ई, आई, ओ। उनका परिवर्तन जो है किस तरह से होगा, तो जैसे 3 नियमों को ध्यान में रखते हुए, पहले जो 3 नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए सभी मनुष्य मरणशील हैं, यानी सभी एसपी हैं, उसका परिवर्तन इस तरह से होगा कि सभी पी एस हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसका अगर हम परिवर्तन करेंगे तो एस की जगह पी को रखेंगे, पी की जगह एस को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सभी पी एस है। परंतु ये जो परिवर्तन हमने किया ये अवैध होगा। क्यों? क्योंकि पद पी जो है वो निष्कर्ष में व्याप्त है परंतु आधार वाक्यों में वो अव्याप्त है। तो हमें यहाँ पर किसी और विकल्प के बारे में सोचना होगा। तो ए आकार के तर्क वाक्यों को हम बाई लिमिटेशन से, परिमित परिवर्तन से हम आई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो हम ऑल एनिमल्स आर डॉग्स ये तो नहीं कर सकते कि सभी कुत्ते जानवर हैं। इसको अगर हम ए का ए में परिवर्तन करेंगे तो सभी जानवर जो हैं कुत्ते हैं, तो ये अवैध हो जाएगा। तो इसको हम बाई लिमिटेशन से आई में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सम एनिमल आर डॉग्स, यानी कुछ जानवर जो हैं कुत्ते हैं। तो इस तरह से ए आकार का तर्क वाक्य जो है आई में कन्वर्ज हो सकता है, वो भी बाई लिमिटेशन से, यानी परिमित परिवर्तन से। ठीक है। और इसी तरह से जो ई आकार का तर्क वाक्य है कि नो एस इज पी, यानी कोई एस पी नहीं है, इसको अगर हम परिवर्तित करेंगे ई को ई में तो कोई पी एस नहीं है, तो ये अनुमान जो है वैध आकार का होगा।
ई तर्क वाक्य का परिवर्तन ई तर्क वाक्य में होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई आवेदनकर्ता स्नातक नहीं है, स्नातक यानी ग्रेजुएट नहीं है, इसका परिवर्तन करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि कोई स्नातक आवेदनकर्ता नहीं है। कन्वर्जन में यही बताया गया है कि एस की जगह पी को रखना है, पी की जगह एस को रखना है, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो कोई भी आवेदनकर्ता स्नातक नहीं है, इसको हम कोई भी स्नातक आवेदनकर्ता नहीं है, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और यह अनुमान जो है वैलिड होगा, वैध आकार का होगा। इसी तरह से आई तर्क वाक्य का परिवर्तन आई में करते हैं कि कुछ एस पी हैं, इसको हम करेंगे कुछ पी एस हैं, तो यह भी वैध अनुमान होगा। यानी कुछ स्नातक नौकरी पेशा हैं, इसका हम परिवर्तन कर रहे हैं कि कुछ नौकरी पेशा व्यक्ति स्नातक हैं। देखो दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही इनका परिमाण बदला गया, और सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट को रख दिया, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट को रख दिया, और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आई का आई में कन्वर्जन संभव है। इसी तरह से ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन हम कर रहे हैं, कुछ एस पी नहीं है अतः कुछ पी एस नहीं है, तो यह अवैध हो जाएगा, अवैध अनुमान है, क्योंकि पद एस जो है वो निष्कर्ष में व्याप्त है पर आधार वाक्य में अव्याप्त है। इस तरह से ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब परिवर्तन के प्रकार को हम ले रहे हैं, चारों तर्क वाक्य ए ई आई ओ का जब हम परिवर्तन करेंगे तो ए का परिवर्तन आई होता है, ई का परिवर्तन ई होता है, आई का परिवर्तन आई होता है, और ओ का परिवर्तन जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ साक्षात अनुमान का पहला प्रकार परिवर्तन। दूसरा रूप है ऑब्वर्जन यानी प्रतिपरिवर्तन। प्रतिपरिवर्तन करते समय उद्देश्य पद जो है यानी सब्जेक्ट टर्म जो है वो अपरिवर्तित रहती है, इसका परिमाण भी अपरिवर्तित रहता है। तर्क वाक्य का गुण जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें विधेय के स्थान पर नॉन नॉन पूरक पद रखते हैं। इसमें चारों तर्क वाक्यों के मानक आकारों में परिवर्तन हो सकता है और ये अनुमान जो है वैध आकार का है। यानी इसमें आधार वाक्य का जो उद्देश्य पद है वो निष्कर्ष का भी उद्देश्य होता है। आधार वाक्य और निष्कर्ष के गुण जो हैं वो अलग हो जाते हैं। यदि आधार वाक्य भावात्मक है तो निष्कर्ष जो है निषेधात्मक होगा, यदि आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष जो है भावात्मक होगा। बस इसमें पदों की व्याप्ति के नियम का पालन होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रतिवर्तन ए प्रपोजिशन में किस प्रकार से होगा। जैसे ए आकार का तर्क वाक्य है कि सभी एस पी हैं। अब यहाँ पर हम इसको ऑब्वर्जन कर रहे हैं कि कोई एस नॉन पी नहीं है। ए का हमने ई में प्रतिवर्तन किया है। ए आकार का तर्क वाक्य सभी से शुरू हो रहा है और ई आकार का तर्क वाक्य कोई से शुरू हो रहा है। तो कोई एस नॉन पी नहीं है, इसमें यही बताया गया है कि प्रेडिकेट टर्म से पहले, विधेय पद से पहले पूरक पद नॉन रखा जाता है। तो यह प्रतिवर्तन वैलिड है क्योंकि यह प्रतिवर्तन के सभी नियमों के अनुकूल है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसका प्रतिवर्तन होगा कि कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है, कोई एस नॉन पी नहीं है। तो ए का ई में ऑब्वर्जन हो रहा है। अब ई का वापस ए में करेंगे कि कोई एस पी नहीं है, तो इसका प्रतिवर्तन होगा कि सभी एस नॉन पी हैं। ये भी वैलिड है। जैसे कोई राजनेता ईमानदार नहीं है, तो इसका प्रतिवर्तन होगा ए में कि सभी राजनेता
अईमानदार हैं। तो ई का ए में प्रतिवर्तन हो सकता है। इसी तरह से आई का ओ में और ओ का आई में भी प्रतिवर्तन संभव है। आई का एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ मनुष्य बुद्धिमान हैं, इसका प्रतिवर्तन होगा ओ में। कुछ मनुष्य अबुद्धिमान नहीं हैं, तो ये भी अपवर्जन वैध है। ये जो प्रतिवर्तन किया ये भी वैलिड आकार का अनुमान है। इसी तरह से ओ तर्कवाक्य प्रतिवर्तन कि कुछ एस पी नहीं हैं, ये होगा कुछ एस नॉन पी हैं। इसमें हो गया प्रतिवर्तन। जैसे कुछ आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक नहीं हैं, इसका प्रतिवर्तन होगा कि कुछ आवेदनकर्ता अभारतीय नागरिक हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिवर्तन में ए का प्रतिवर्तन ई होता है, ई का प्रतिवर्तन ए होता है, आई का प्रतिवर्तन ओ होता है और ओ का प्रतिवर्तन आई होता है। यानी ये चारों तर्कवाक्यों के मानक आकारों में प्रतिवर्तन हो सकता है और यह वैध अनुमान है। अब आते हैं कॉन्ट्रापोजिशन, प्रति परिवर्तन। ये जो है साक्षात अनुमान का कोई स्वतंत्र रूप नहीं है, ये परिवर्तन और प्रतिवर्तन के संयोग से ही बनता है। और प्रतिवर्तन में निष्कर्ष का जो उद्देश्य पद है वो आधार वाक्यों के विधेय पद का व्याघाती होता है और निष्कर्ष का जो विधेय पद है आधार वाक्य के उद्देश्य पद का व्याघाती होता है। तो किसी भी तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करते समय उसके उद्देश्य पद के स्थान पर विधेय पद का पूरक रखते हैं और विधेय पद के स्थान पर उद्देश्य पद का पूरक रखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तर्क वाक्य का अर्थ वही रहता है और इसमें जो प्रतिवर्तन होता है वो केवल ए और ओ तर्क वाक्यों में ही वैलिड होता है। ई तर्क वाक्य के लिए ये बाय लिमिटेशन से वैलिड होता है और आई इनवैलिड होता है। ठीक है, तो इसका हम प्रतिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रापोजिशन का ए तर्क वाक्य का ई से, जैसे सभी एस पी हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म का स्थान बदलते समय उद्देश्य पद का पूरक रखते हैं, विधेय पद के स्थान पर उद्देश्य पद का पूरक रखते हैं। तो जैसे सभी एस पी हैं, इसको हम करेंगे सभी नॉन पी नॉन एस हैं। जैसे सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हैं का प्रतिवर्तन होगा सभी अस्तनधारी अबिल्लियाँ हैं। तो ये ए का ए में कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड है। अब ई का ई में कॉन्ट्रापोजिशन कर रहे हैं, प्रति परिवर्तन कर रहे हैं कि कोई भी एस पी नहीं है। इसको हम ई का ई में करेंगे तो ये वैध नहीं होगा। ई का हम ओ में प्रतिवर्तन कर सकते हैं कि कोई एस पी नहीं है, इसका हम प्रतिवर्तन कर रहे हैं कि कुछ नॉन पी नॉन एस नहीं है। तो ई तर्क वाक्य का परिवर्तन प्रति परिवर्तन ओ तर्क वाक्य ही होगा। जैसे कोई व्यापारी दार्शनिक नहीं है, ये ई आकार का तर्क वाक्य है, इसका कॉन्ट्रापोजिशन होगा किसमें, ओ में। कुछ अदार्शनिक अव्यापारी नहीं है, यानी कुछ नॉन पी नॉन एस नहीं है। तो ई तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन ओ होता है और इसे भी बाय लिमिटेशन से ही हम कर सकते हैं, इसलिए इसे सीमितता द्वारा प्रति परिवर्तन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि सर्वव्यापी आधार वाक्य से अंशव्यापी निष्कर्ष निकाला जा रहा है। ठीक है, अब आई तर्क वाक्य का हम प्रतिवर्तन कर रहे हैं ओ से। कुछ एस पी हैं तो इसका प्रतिवर्तन होगा कुछ एस नॉन पी नहीं हैं।
अब यहाँ ओ तर्क वाक्य इसका प्रति परिवर्तन संभव नहीं है और आई तर्क वाक्य का प्रति परिवर्तन जो है वैलिड भी नहीं है। जैसे सम एस इज पी, इसको हम ओ में करेंगे सम नॉन पी इज नॉन एस, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। अब ओ आकार का तर्क वाक्य देखते हैं कि कुछ एस पी नहीं है, इसको हम ओ में बदलेंगे तो कुछ नॉन पी नॉन एस नहीं है, यानी कुछ दार्शनिक राजनेता नहीं है का प्रति परिवर्तन होगा कुछ अराजनेता अदार्शनिक नहीं है। तो ये प्रति परिवर्तन वैलिड है कि ओ का ओ में कॉन्ट्रापोजिशन संभव है। तो प्रति परिवर्तन में ए और ओ आकार के तर्क वाक्यों में ही प्रति परिवर्तन वैध होता है। ई तर्क वाक्य में बाय लिमिटेशन से वैध होता है और आई तर्क वाक्य आई का आई में इनवैलिड हो जाता है, आई का ओ में इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो थे 3 साक्षात अनुमान के प्रकार जिसका विवेचन अभी किया है, इसका डायग्राम और इसको जिस तरह से मैंने आपको ऑनलाइन समझाया है वो पीडीएफ के माध्यम से चार्ट के थ्रू आपको ये नोट्स मैं सेंड कर रही हूँ। वीडियो आप सुन लेना और चार्ट को सामने रख कर के आपको और अच्छे से इसको समझ लेना। चार्ट को सामने रख कर के आप इसको समझोगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।